राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो दोस्तों की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था। उसका राज्य चारों तरफ फैला हुआ था। राज्य में प्रजा सुखी थी और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। चारों तरफ सुख शांति थी। तभी राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा की खुशियां दुगनी हो गईं। सब प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। जब राजा के पुत्र हुआ तो जो राजा का मंत्री था उसके घर में भी पुत्र पैदा हुआ। अब दोनों बच्चों की जन्म की खुशी से पूरे नगर में भव्य आयोजन किया गया। अब दोनों बच्चे धीरे धीरे साथ साथ बड़े होने लगे। अब वे दोनों साथ साथ बड़े होने लगे, साथ ही उनकी शिक्षा पूरी हुई। वे साथ साथ रहते, साथ साथ घूमते और जहां भी कहीं जाते तो साथ साथ ही जाते। इस तरीके से वे बहुत ही गहरे मित्र बन गए। अब धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। एक बार दोनों ने निश्चय किया कि चलो देश भ्रमण के लिए चलेंगे। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। राजा के पास तो सब सुविधाएं थी। अब उन दोनों ने राजा से आज्ञा ली और वे देश भ्रमण के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंच गए। रात होने को थी। आसपास कोई गांव या बस्ती नहीं थी। अब उन्होंने देखा कि जंगल बहुत बड़ा है और रात होने वाली है। तो ये उन्होंने उसी जंगल में रात गुजारने का निश्चय किया। अब उन्होंने एक पेड़ को देखा कि यह पेड़ सही रहेगा रात गुजारने के लिए। उस पेड़ के नीचे दोनों ने अपने घोड़े बांध दिए और पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ गए और वहीं पर ही उन्होंने सोने अपने की रात बिताएंगे, सोएंगे रात को, उसकी व्यवस्था भी कर ली। अब रात का जो अंधकार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जंगल था तो विभिन्न प्रकार के जानवरों की आवाजें सुनाई पड़ रही थीं, तो उन्हें सही से नींद नहीं आ रही थी। अब जब आधी रात हो गई तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखा, जिसे देखकर दोनों दोस्त घबरा गए। क्योंकि उधर ही जिस पेड़ के पास वो रुके थे उसके पास में एक तालाब था। तालाब के बीचों बीच पानी में बड़े जोरों से हलचल हुई और जोर जोर से जैसे सांप फुंकारता है, सांप के फुफकारने की आवाजें आने लगी। थोड़ी देर बाद वहां जल के बीचों बीच एक विशाल सांप अपना फन उठाए हुए पानी में से निकला और किनारे के आसपास वह फुंकार मारने लगा। सांप के सिर पर एक मणि थी। उसके उस मणि का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा था। सांप ने अपनी मणि को एक मिट्टी के ढेर पर रख दिया और वह फुंकारते हुए अपनी भोजन की खोज में उस पेड़ के नीचे आ पहुंचा, जिस पेड़ पर दोनों मित्र बैठे हुए थे। सांप को देखकर दोनों डर गए कि अब यह सांप हम दोनों को खोज खा जाएगा। दोनों सोच रहे थे कि अब सांप उन्हें डस लेगा और यहीं उनके जीवन का अंत हो जाएगा। लेकिन वह सांप उन्होंने देखा दूसरी तरफ निकल गया। अब उन्हें उत्सुकता हुई कि मणि को देखने लगे कि और वह जो दोस्त था, उसका जो मंत्री का पुत्र था, वह तुरंत पेड़ से उतरा और मणि के पास पहुंचा। क्योंकि उन्होंने केवल कहानियों में ही मणि के बारे में सुना था, लेकिन आज तो वह स्वयं मणि को साक्षात देख रहे थे। अब जैसे ही सांप दूर गया, मंत्री का पुत्र बड़ी जल्दी से उस मणि के पास पहुंचा। उसे जो मणि प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने सुना था कि मणि से निकलने वाले प्रकाश को सिर्फ एकमात्र एक ही उपाय होता है, या तो उसे गोबर या फिर घोड़े की लीद से ढक दो। घोड़े की लीद पेड़ के नीचे ही थी, क्योंकि उन दोनों के घोड़े बंधे हुए थे। वह जल्दी से पेड़ से उतरा और मणि को घोड़े की लीद से ढक दिया और फिर फटाफट एकदम जल्दी से पेड़ पर चढ़कर बैठ गया।
थोड़ी देर बाद सांप लौटा और मणि को ढूंढने लगा। अब मणि को वहां न पाकर वह सांप गुस्से में अपने फन को जमीन पर पटकने लगा। गुस्से और दुख से और अपने फन को बार बार जमीन पर पटकने के कारण उस सांप ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। अब वह सांप मर चुका था। अब दोनों दोस्त भय मुक्त हो गए। सुबह होने पर राजा का बेटा और मंत्री का बेटा पेड़ से उतरे। मंत्री के बेटे ने मणि को निकाल लिया और उसे धोने के लिए तालाब की ओर ले गया। मणि को धोते ही जैसे ही उसने मणि को धोने के लिए निकाला, उसमें से फिर प्रकाश निकलने लगा। वह इतना तेज जगमग प्रकाश था कि वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। जब उस प्रकाश को उसने तालाब में धोने के लिए डाला तो तालाब के तल तक प्रकाशित हो गया। जो तालाब का तल था वह साफ साफ उन्हें दिखाई देने लगा। तालाब के तल में दीवारों से बना हुआ एक विराट महल था जो मंत्री के लड़के को दिखाई दिया। अब वह अपने मित्र राजा के लड़के से बोला कि चलो डुबकी लगाकर वहां चलते हैं। राजा का पुत्र बहुत डर गया। वह डरते हुए बोला, अगर वहां कोई दैत्य दानव या कोई राक्षस हुआ तो वह हमें मारकर खा जाएगा। मंत्री का पुत्र जो साहसी था उसने कहा, चलते हैं, जो देखे होगा देखा जाएगा। वह निडरता से बोला तो दोनों तालाब में डुबकी लगाई और मंत्री के पुत्र के हाथ में मणि थी। उसके प्रकाश से चारों ओर जगमग हो रही थी और वे जो कुछ ही देर में तालाब में उस महल में पहुंच गई। राजमहल का जो मुख्य द्वार था वह खुला हुआ था। दोनों ने अंदर प्रवेश किया लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। महल के चारों ओर बगीचा था। बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, फलों के पेड़ लगे हुए थे। और उस महल की एक खास बात यह थी कि उसकी जो दीवारें थी वे सोने की बनी हुई थी जिसमें हीरे जड़े हुए थे। महल के अंदर की सारी वस्तुएं सोने की थी लेकिन वहां कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था मानो सब उस महल को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। घूमते घूमते दोनों दोस्त एक कमरे में पहुंचे। वहां सोने के पलंग पर एक लड़की को सोता देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। वह अत्यंत सुंदर लड़की थी। दूध के समान सफेद रंग था उसका। उसकी उम्र कोई लगभग 16 वर्ष होगी। दोनों उसे बड़े हैरान होकर देख रहे थे। कुछ देर बाद लड़की की नींद खुल गई। उसने आंखें मलते हुए उन्हें देखा और घबरा कर बोली कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ एक बहुत बड़ा सांप रहता है? वह अभी आ जाएगा और तुम्हें देखते ही खा जाएगा। मंत्री का पुत्र बोला, जानता हूँ, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था। तब उसके दोनों दोस्त एक साथ बोले कि हम जानते हैं कि एक बड़ा सांप था। तभी वह बिस्तर से उठती हुई बोली, उस सांप ने मेरे माता पिता और भाइयों, नौकर चाकर, सिपाही, जो भी इसके मेरी सेना थी, मेरे पिता की, सबको खा गया वो धीरे धीरे। लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया है। तुम लोग यहाँ से तुरंत भाग जाओ वरना वह तुम्हें भी खा जाएगा। बहुत ही जालिम सांप है। मंत्री के पुत्र ने कहा, अब वह सांप नहीं आएगा क्योंकि वह मर चुका है। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। सांप से उसे बचाने के लिए वह उन दोनों मित्रों को बार बार धन्यवाद देने लगी और फिर दोनों हाथ जोड़कर आग्रह कर बोली, तुम लोगों ने मुझे सांप से तो बचाया है लेकिन इस महल में मुझे अकेली छोड़कर मत चले जाना। दोनों दोस्त बोले कि नहीं, वो दोनों तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। वे दोनों भी वहीं रहने लगे। लड़की देखने में जितनी सुंदर थी उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था। वह कुछ दिनों बाद राजा के पुत्र ने उसके साथ विवाह कर लिया और उसके कुछ दिनों बाद वह जो राजा का पुत्र था सोचा कि अब शादी भी हो गई है, क्यों ना अपने देश चला जाए। और वह अपने देश जाने के लिए सोचने लगा। लेकिन वह अपने घर सही ठाट बाट के साथ जाना चाहता था
यह बात उसने अपने दोस्त मंत्री के पुत्र को कहा कि तुम पहले जाकर सारी बातें राजा को बता देना, जो कि मेरे पिता हैं। फिर हाथी घोड़े और प्रजा के साथ दल बल के साथ आना। दोनों को जो जो मेरी रानी है और मैं और मेरी पत्नी दोनों राजसी ठाट बाट के साथ हम जाएंगे, हमें ले जाना। यह सुनकर मंत्री का पुत्र बोला, ठीक है। तय कार्यक्रम के मुताबिक मंत्री का पुत्र जाने के लिए तैयार हो गया। अब तालाब के ऊपर जाने के लिए मनी की जरूरत थी। बिना मनी के तो वे तालाब से बाहर नहीं आ सकते थे। दोनों ने तय किया कि दोनों मनी लेकर ऊपर जाएंगे। फिर राजपुत्र मनी के साथ, जो राजा का लड़का था, वह मनी के साथ वापस आ जाएगा और मंत्री का पुत्र अपने देश की ओर रवाना हो जाएगा। इसी कार्यक्रम के अनुसार दोनों जल से बाहर आ गए। बाहर आकर मंत्री के पुत्र ने अपने कहा कि मैं इतने दिनों में लौट आऊंगा और एक तिथि तय कर दी। अब जो राजा के पुत्र ने कहा कि ठीक है, तुम अपने राज्य के लिए प्रस्थान करो और सही तिथि पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और राजा का लड़का मनी लेकर अपनी पत्नी के पास वापस उस तालाब के अंदर आ गया, जो तालाब के अंदर महल था। इधर मंत्री का पुत्र सीधे रास्ते से न लौटकर दूसरे रास्ते से अपने राज्य को लौटा, जिससे उसे अपने राज्य में पहुंचने में अधिक दिन लग गए। इसलिए उसे पूरी तैयारी के साथ लौटने में देर हो गई। उधर राजा का पुत्र उस निर्जन महल में अत्यंत अधीर हो गया और वह अपने दोस्त मित्र के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा कि मंत्री का पुत्र जरूर आएगा। एक दिन राजा का लड़का दोपहर को भोजन कर सो रहा था। तभी उस लड़की की नजर उस मनी पर पड़ी। उसने सोचा, पानी के बाहर क्या है, कभी देखा नहीं है। मणि लेकर ऊपर जाने के लिए वह राजा के लड़के के जागने से पहले लौट आएगी। उसके मन में ऐसी इच्छाएं आने लगी कि वह भी बाहर जाकर देखे कि बाहर की दुनिया कैसी है। तभी उसने वह मणि उठाई और तालाब में रास्ते बाहर आ गई। बाहर आकर वह बड़ी खुश हुई। तालाब के घाट की सीढ़ियों पर बैठकर नहाने लगी। कुछ देर तक इधर उधर घूमती रही और उसके बाद अपने महल लौट आई। धीरे धीरे अब उसका साहस बढ़ गया। अब वह प्रतिदिन दोपहर को अपने पति के सो जाने के बाद जल से बाहर आती और कुछ देर इधर उधर घूमती और उसके बाद तालाब में अपने पति के पास पहुंच जाती। एक दिन वह तालाब से बाहर आई थी और वह इधर उधर घूम रही थी। जिस राज्य की सीमा में वह तालाब था, उस राज्य का राजा अपने साथ एक दिन शिकार के लिए आया था। उस राज्य का जो राजा था अपने पुत्र को साथ लेकर आया था कि चलो पुत्र, आज शिकार के लिए चलते हैं। उसका जो राजकुमार था वह अपने पिता के साथ शिकार पर आ गया। तालाब के पास ही उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। अब दोपहर को सभी खाने पीने में व्यस्त थे, तो जो राजकुमार था वह घूमते घूमते उसी तालाब के किनारे आकर खड़ा हो गया। एक बुढ़िया वहीं आसपास की सूखी लकड़ियां चुन रही थी। वह बुढ़िया बहुत गरीब थी और लकड़ियां चुनकर उनसे अपना गुजारा करती थी। वह लड़की भी रोज की तरह मणि लेकर तालाब के घाट की सीढ़ी पर बैठी हुई थी। अचानक उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी तो वह अत्यंत घबरा गई उन्हें देखकर कि ये कौन आ गए हैं, और तालाब में डुबकी लगाकर अपने महल में पहुंच गई। उसने अपने महल में पहुंचकर राहत की सांस ली। लेकिन इधर जो राजा का राजकुमार था वह लड़की की सुंदरता पर मोहित हो गया। ऐसी रूपवती कन्या उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी एक झलक देखकर और वह पानी में चली गई तो लड़का जो राजकुमार था वह काठ की तरह वहीं खड़ा का खड़ा रह गया और सोचने लगा, कितना अच्छा होगा अगर ऐसी रूपवती कन्या, इतनी सुंदर लड़की मेरी पत्नी बन जाए। लेकिन फिर उसे वह दिखी नहीं। वह उसे देखने के लिए उधर ही खड़ा रहा, लेकिन उसकी यह कामना पूर्ण नहीं हुई। वह पागल सा हो गया। बीच बीच में कहता जाता,
अभी तो यहीं थी, अभी अभी यहीं थी, अभी नहीं है, अभी अभी तो यहीं थी, अभी नहीं है। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। राजकुमार वहां से लौटना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे राजमहल लाया गया। राजा ने राज्य में आकर अपने अनेक राजवैद्यों को बुलाया, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। दूर दूर तक राजा ने घोषणा करवा दी। दूर दूर के राजवैद्य आए, जो भी नामी गिरामी वैद्य थे, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं हुआ। खूब इलाज करवाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब राजा का एक ही बेटा था और सिर्फ एक ही रट लगाए हुआ था, अभी तो यहीं थी, अभी अभी नहीं है। अब राजा बहुत उदास रहने लगा, और क्योंकि एक ही बेटा है, अगर उसकी यही हालत रही तो आगे राजकाज कौन संभालेगा, यह चिंता उसे दिन रात लगी रहती। अब राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी मेरे राजकुमार को ठीक कर देगा, उसकी बेटी के साथ राजकुमार का विवाह करवा दिया जाएगा और आधा राजपाट भी उसे इनाम में दे दिया जाएगा। लेकिन कोई भी यह घोषणा सुनकर सामने नहीं आया। राजा एकदम निराश हो गए कि कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बेटे का इलाज कर सके। लेकिन एक दिन एक बुढ़िया ने आकर कहा, महाराज, मैं आपके पुत्र को ठीक कर सकती हूँ। राजा ने बड़ी हैरानी से कहा, तुम? बुढ़िया बोली, हाँ महाराज। राजा ने पूछा, राज्य के प्रसिद्ध वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर सके हैं और तुम ठीक कर दोगी? क्या तुम्हें उसके पागल होने का कारण पता है? तब बुढ़िया कहने लगी, हाँ महाराज, मैं जानती हूँ तुम्हारा बेटा क्यों पागल है, पर अभी नहीं बताऊंगी, पहले उसे ठीक कर दूं फिर बताऊंगी। बुढ़िया ने राजा से कहा। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, मेरा तो बेटा ठीक हो जाए, मैं तो इतना चाहता हूं, पर कितने दिन लगेंगे? राजा ने पूछा। बुढ़िया बोली, अभी नहीं बता पाऊंगी महाराज, पर आपका सहयोग मिला तो आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। राजा कहने लगा, मेरा कैसा सहयोग चाहिए? तब बुढ़िया ने कहा कि जिस तालाब के किनारे राजकुमार पागल हुआ था, वहां मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दीजिए। झोपड़ी से कोई 100 कदम दूर आपके सिपाही छिपकर रहेंगे और मेरे आदेश पर कार्य करेंगे। बुढ़िया ने राजा से अपनी शर्त कही। राजा ने कहा कि ठीक है। राजा ने बुढ़िया के कहे अनुसार उस तालाब के किनारे एक झोपड़ी बनवा दी और राजा के जो सैनिक थे वो उधर ही गुप्तचरी करने लगे। बुढ़िया फिर बोली, महाराज, आप अपने वचन को भूल मत जाना, मैं आपके बेटे का विवाह नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं तो बुढ़िया हूं। आपने कहा है कि शर्त रखी है, जो मेरे राजकुमार को ठीक कर देगा उससे उसका विवाह करवा दूंगा उसकी बेटी से। तो देखिए महाराज, बेटी मेरे है नहीं और मेरी उम्र विवाह लायक है नहीं, मैं आपके बेटे से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन बदले में आपको अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से करना होगा, क्योंकि मेरे बेटे का नाम जो भोला है, उससे तुम्हें उसका शादी करनी पड़ेगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है। उस बुढ़िया का एक ही बेटा था, जो उसका नाम उसकी माँ ने भोला कहकर उसे सब बुलाते थे, लेकिन एकदम पागल था। बीच बीच में घर से भाग जाता। वह सिर्फ एक लंगोटी धारण करता था और सारे शरीर में राख मल लेता था। जब घर वापस आता तो दरवाजे पर खड़ी माँ के सामने उछल उछल कर नाचता। उसकी बात किसी की भी समझ में नहीं आती थी कि वह पागल क्या कहता है, लेकिन उसकी माँ, क्योंकि वह तो माँ थी, अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, जैसा भी था उसकी माँ उसकी सब बातों को समझती थी। राजा के आदेश से तालाब के किनारे झोपड़ी बनवा दी गई। 100 कदम की दूरी पर राजा के अनुचरों को रहने की भी व्यवस्था कर दी गई। अनुचरों को यह भी आदेश दिया गया कि जब तक बुढ़िया ना बुलाए तालाब के किनारे कोई न जाए। बुढ़िया तालाब पर नजरें रखने लगी। उधर तालाब के अंदर राजमहल में पुत्र अपनी पत्नी के साथ मंत्री के पुत्र के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मंत्री का पुत्र का कुछ भी अता पता नहीं था। उस दिन की घटना के बाद लड़की एक दिन भी तालाब से बाहर नहीं निकली, लेकिन भाग्य का लिखा कौन जानता है।
एक दिन दोपहर को भोजन के बाद जब राजकुमार सो गया तब वह लड़की मणि हाथ में लेकर तालाब से बाहर निकली। इधर उधर देखने के बाद वह देखा कि कोई नहीं है, और जब उसे विश्वास हो गया तो वह वहीं बने हुए पक्के घाट पर बैठ गई। तभी, क्योंकि बुढ़िया भी इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी, तभी बुढ़िया ने देखा कि लड़की तालाब से बाहर आ गई है, तो वह उसके पास आई और बोली, रूप की रानी बेटी, आओ मैं तुम्हें नहला देती हूँ। लड़की ने कहा कि बुढ़िया माई है, इससे क्या डरना। लड़की को कोई आपत्ति नहीं थी। बुढ़िया उसके पास आकर बैठ गई। मणि को उसके हाथ में से देखकर बोली, अरे इसे हाथ में क्यों ले रखा है, पानी में गिर सकती है, घाट के ऊपर ठीक से रख दो। और जब लड़की ने, राजकुमारी ने उस मणि को उस घाट पर रख दिया तो बुढ़िया ने मौका देखकर उस मणि को वहां से उठाकर अपनी अंटी में छिपा लिया, और अनुचरों को, जो राजा के अनुचर छिपे हुए थे, उनको इशारा कर दिया। अब राजा के सैनिक लड़की को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। अब उस लड़की को राजा के दरबार में पेश किया गया। लड़की को देखते ही राजा का जो राजकुमार था बोल उठा, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। अनुचरों ने लड़की को पकड़ लिया और उसे दरबार में ले गए थे, तो राजा का पुत्र, जो उसका तो पागलपन दूर हो गया उसे देखते ही। मिल गई खुशी से उसका ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने राजा ने जब देखा कि उसका बेटा बहुत खुश है और वह ठीक हो गया है, तो उसने अपने बेटे से उसकी शादी करनी चाहिए। तो वह लड़की कहने लगी, महाराज, तालाब के अंदर महल में मेरे पति हैं। मैंने व्रत लिया है कि 1 बरस तक किसी दूसरे पुरुष का मुंह नहीं देखूंगी, इसलिए अभी विवाह संभव नहीं है। यह सुनकर राजा उदास हो गए, पर कोई उपाय न देखकर बोले, ठीक है, हम 1 साल तक प्रतीक्षा कर लेंगे। और उन्होंने प्रतीक्षा करने का निश्चय कर लिया। उधर मंत्री का जो बेटा था वह सारी व्यवस्था कर उसी तालाब के किनारे हाथी, घोड़ा और राजा के सैनिकों के साथ पहुंचा। तालाब के किनारे आम के बगीचे में तंबू तान कर तालाब की ओर एकटक देखता रहता कि कब मेरा दोस्त तालाब से बाहर आए और मैं उसे लेकर जाऊं। लेकिन काफी दिन बीत गए, उसका जो मंत्री के पुत्र को कोई भी हलचल तालाब के अंदर नहीं लगी। लेकिन उसको आशा थी कि उसका जो मित्र है, राजकुमार है, वह अवश्य बाहर आएगा, परंतु राजपुत्र और उसकी पत्नी जल के बाहर नहीं निकले। मंत्री का जो पुत्र था वह बहुत समझदार था, बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा निश्चय ही कोई घटना घटी है, लेकिन पातालपुरी तक कैसे पहुंचा जाए। वह जानता था कि सांप की मणि के बगैर वहां तक पहुंचना असंभव है। मणि की सहायता से ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। इधर व्रत की अवधि खत्म होने वाली थी और धीरे धीरे 1 साल होने वाला था। राजा ने अपने पुत्र के साथ उस लड़की के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। हलवाइयों ने पकवान बनाने, नए नए व्यंजन बनाने, नगर को सजाया जाने लगा, और जो सिंह द्वार पर जो प्रजा के लिए नए नौबत बैठी, तरह तरह के मिष्टान भंडार, मंगल गान होने लगे। राजमहल में शहनाई बजने लगी। अब जो मंत्री के पुत्र के पास के नगर में जब उसने शहनाइयों की आवाज को सुना तो एक राहगीर से पूछने लगा, भाई क्या है इस नगर में जो शहनाइयां बज रही हैं। तो उस राहगीर ने उसे बताया कि एक जलकन्या से इस देश के राजकुमार का विवाह होने जा रहा है, उसी की तैयारी चल रही है। मंत्री का पुत्र सारी बात समझ गया। उसने तय किया कि पहले वह नगर में जाकर सारी बातों का पता लगाएगा। वह नगर की ओर चल पड़ा। उसने एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। ब्राह्मण ने उसका खूब आदर सत्कार किया, पेट भर भोजन कराया और विश्राम करने के लिए अपना एक कमरा दे दिया। मंत्री के पुत्र ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया बताएं नगर में इतनी तैयारियां क्यों की जा रही हैं। ब्राह्मण बोला, लगता है तुम इस नगर में नए नए आए हो। नगर के निकट जंगल में एक तालाब है,
वहां से एक बहुत ही सुंदर जलकन्या को पकड़ा गया है और कल जो है राजा का पुत्र, जो हमारा जो राज्य का राजकुमार है, उसका विवाह होगा उसके साथ। इसलिए इतनी रौनक हमारे नगर में हो रही है। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। ऐसा तो मैंने कभी आज तक सुना ही नहीं था। दरअसल मैं बहुत दूर से आया हूँ। कृपया मुझे पूरी बात बताइए। जो मंत्री का पुत्र था वह ब्राह्मण से भेद लेना चाह रहा था। ब्राह्मण ने उसे बताया कि किस प्रकार देश का राजा शिकार खेलने जंगल में गया था और उसका पुत्र पागल हो गया और एक बुढ़िया ने जलकन्या को पकड़कर किस तरह उसको ठीक कर दिया है। मंत्री पुत्र ने पूछा, बुढ़िया को राजा ने जो वचन दिया था क्या वह पूरा हो गया? तब वह ब्राह्मण ने कहा, नहीं, क्योंकि बुढ़िया का जो बेटा भोला है वह कहीं गायब हो गया है। बुढ़िया का कहना है कि उसके आने के बाद जब जब वह आ जाएगा तो उसी समय वह देखेगी कि वह कैसा है। और मंत्री का पुत्र कहने लगा कि बुढ़िया का बेटा कैसा है, जब वह आ जाएगी तभी उसका वह विवाह करवाएगी। तब जो मंत्री का पुत्र था वह कहने लगा कि जो बुढ़िया का पुत्र है वह देखने में कैसा है? तब ब्राह्मण बोला, सुनने में तो वह देखने में तुम्हारी सी ही कद काठी है उसकी, पर लंगोटी धारण करता है। जो देही उसके मतलब शारीरिक बनावट है वह तुमसे मिलती जुलती है। पूरी देह में राख मल कर रखता है और हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर माँ के घर के दरवाजे के सामने उछल उछल कर नाचता है और कहता रहता है, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, क्योंकि वह पागल है। यह सुनने के बाद मंत्री के पुत्र ने मन ही मन एक योजना बनाई। वह ब्राह्मण से विदा लेकर नगर के बाहर आ गया। फिर उस लड़का जो बुढ़िया का बेटा था भोला, उसका भेष बनाकर पुनः दोबारा उसी नगर में लौट आया। हाथ में एक पेड़ की डाल लेकर बुढ़िया के घर के सामने उछल उछल कर नाचने लगा। लड़के की आवाज सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हो गई। वह समझ न सकी कि यह मंत्री का पुत्र है। वह तो उस भेष में आया था, वह समझी कि यह मेरा ही बेटा है, क्योंकि उसने तन पे राख लपेटी हुई थी और भेष बिल्कुल ऐसा ही बना लिया था। अब बुढ़िया खुश होकर बोली, बेटा, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मेरा बेटा, अब मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा सोचा है। बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, यह नहीं होगा। उसका बेटा तो जो पागल था यही बोलता था, नहीं नहीं, यह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वह तो नकली था और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था कि कुछ और बोलूंगा तो कहीं मेरा भेद ना खुल जाए। बुढ़िया बोली, मेरे साथ रहो, राजा की बेटी के साथ तुम्हारा विवाह करवाऊंगी। अब जो भोला शादी के लिए राजी हो गया। बुढ़िया ने कहा, तालाब से निकली बहुत सुंदर जलकन्या को पकड़कर लाई हूं, देखने चलोगे? जाऊंगा, 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 नाचते नाचते वह भोला बोला। सांप के सिर की मणि देखोगे? बुढ़िया ने पूछा। देखूंगा, 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 उसने भोला ने नाचते हुए फिर कहा। जो क्योंकि वह तो मंत्री का पुत्र था और बहुत बुद्धिमान था, वह समझ गया था कि अगर कुछ ऐसी बात कह दी तो बुढ़िया मेरा कहीं भेद ना पकड़ ले। तो बुढ़िया ने अपनी अंटी में से उस सांप की मणि को निकाला। जैसे ही उसने सांप की मणि को निकाला, नकली बने भोला ने उसे लेकर अपनी अंटी में रख लिया। बुढ़िया इतनी खुश थी कि उसका ध्यान उस ओर गया ही नहीं। वह तो अपने बेटे के विवाह के ख्वाब देख रही थी, अपने बेटे के विवाह के सपने बुन रही थी और वह अपने बेटे को लेकर राजमहल में पहुंच गई। जिस कमरे में वह राजकन्या थी उसे अपने बेटे को उसी के कमरे में बैठा दिया। शाम होने पर उससे चलने के लिए कहने लगी कि चलो घर के लिए चलते हैं, चलने के लिए लेकिन जो भोला तो वह चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह कहने लगा, यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा। बुढ़िया ने बहुत कोशिश की पर वह नहीं माना। बुढ़िया हार कर पहरेदारों से उसका ख्याल रखने को कहकर अकेली लौट आई। रात में जब सब सो गए तब मंत्री का जो लड़का था लड़की के पास पहुंचा और उसने उसे अपना पूरा परिचय दिया। लड़की रो रो कर बोली, चाहे जैसा हो मुझे यहाँ से निकालो, मेरा उद्धार करो, क्योंकि मैं एक शादीशुदा हूँ और मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती और जो मेरी मनी है वह भी मेरे पास नहीं है,
इसलिए मैं दोबारा तालाब में भी नहीं जा सकी। तब जब मंत्री के पुत्र ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जैसा ही तुम्हारे जैसा तुम्हें मैं यहाँ से जरूर लेकर जाऊंगा। तब लड़की कहने लगी, तुम्हारे जैसा शुभचिंतक मेरा और कौन हो सकता है। अब मंत्री का पुत्र बोला, इसलिए तो मैं इस भेष में आया हूं। मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करना। आज की रात ही हमें यहाँ से भागना होगा। उसके बाद नकली बना भोला बार बार खिड़की के बाहर आता, उछलता नाचता। पहले तो पहरेदारों ने थोड़े चौकन्ने हुए कि कहीं यह कुछ गलती ना कर दे जिसकी डांट हमें राजा से पड़े, पर उन्होंने सोचा कि यह तो पागल है, और पागल समझकर उससे कहने लगे कि पागल है, लगता है आपस में कहने लगे, लगता है सारी रात इसी तरह करेगा, कभी खिड़की के बाहर आएगा, कभी अंदर जाएगा, करने दो उसे ऐसा, हम लोग थोड़ा सो जाते हैं, वे आपस में कहने लगे। मौका देखकर मंत्री का पुत्र जलकन्या को अपनी पीठ में बांधकर खिड़की के रास्ते से निकल भागा। वे उसी तालाब के किनारे पहुंचे तो जहां पर राजपुत्र को महल में छोड़ा हुआ था। अब वे तालाब के किनारे पहुंच गए तो उन्होंने अपने साथ उन्हें लेकर, जो लड़का था मंत्री का पुत्र, जल्दी जल्दी उस महल में पहुंचा, क्योंकि मणि थी उनके पास, और जल्दी जल्दी राजा के लड़के को उस महल से निकालकर बाहर लेकर आया। बाहर लौटने पर देखा कि हाथी घोड़े सब उसने पहले ही लौटा दिए थे, क्योंकि उन्हें पैदल लौटना है, क्योंकि राजा के लड़के का कोई पता नहीं चल रहा था उस टाइम जब वह आया था, तो इसलिए उसने सब हाथी घोड़े और सेना को वापस कर दिया था। उसने सारी बात राजा के लड़के को बताई और कहा कि जल्दी चलो, हमें जल्दी ही जंगल को पार करना है। वे पैदल ही जंगल की तरफ चल पड़े और अपने देश की तरफ बढ़ने लगे। इसी तरह कई दिन बीत गए, कोई आबादी उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। एक विशाल पेड़ के नीचे एक रात उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया, क्योंकि वह जंगल तो बहुत ही बड़ा था और कहीं भी कोई गांव बस्ती नहीं थी, इसलिए तीनों थक भी चुके थे। थके होने के कारण राजकुमार और उसकी जो राजकुमारी थी, उसकी पत्नी थी, उन्हें तो लेटते ही गहरी नींद में सो गए। मंत्री का पुत्र पहरा देने के लिए जग रहा था। तभी उसने देखा कि उस पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़ी का बसेरा था। दोनों अपने घोंसले में बैठे हुए थे। मंत्री का पुत्र उन दोनों की बातें सुनने लगा। चिड़ा चिड़ी आपस में बातें कर रहे थे। चिड़ी बोली, मंत्री के पुत्र ने बहुत चालाकी से राजकुमार और उसकी पत्नी को बचा तो लिया, बचाया, लेकिन क्या वे सही सलामत अपने देश पहुंच सकेंगे? तब चिड़े ने कहा, मैं तो आने वाली भीषण विपत्ति को देख रहा हूं कि इन पर कैसी 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 विपत्तियां आने वाली हैं। अब राजकुमार को लेने के लिए जब राजा का हाथी आएगा, राजा हाथी भेजेगा, तो जो राजा कुमार है उस हाथी पर चढ़ते ही गिरकर मर जाएगा, क्योंकि इसकी कई मौतें हैं, ये कहां तक बचेगा। चिड़ी ने पूछा, अगर कोई राजपुत्र को हाथी की पीठ पर ही चढ़ने ना दे तो? तब चिड़ा कहने लगा, तब तो वह बच जाएगा, लेकिन इससे होनी टलेगी नहीं, दूसरी मौत उसका इंतजार कर रही होगी। जो राजमहल का मेन द्वार है, सिंह द्वार है, जब राजकुमार उसमें से प्रवेश करेगा तो सिंह द्वार टूटने से उसकी मौत हो जाएगी, चिड़ा बोला। तब चिड़िया ने पूछा, यदि कोई सिंह द्वार को पहले ही तोड़ दे तो बच जाएगा राजकुमार? चिड़ा बोला, हाँ, फिर तो वह बच जाएगा, लेकिन उससे भी होनी टलेगी नहीं। राजकुमार बहुत दिनों के बाद देव कन्या जैसी पुत्र वधू के साथ लौटने की खुशी में राजा एक भोज करेगा। चिड़िया बोली, भोज देगा, और राजपुत्र की जो थाली है उसमें थाली में एक मछली का सिर परोसा जाएगा। उसे खाते ही मछली का सिर राजकुमार के गले में अटक जाएगा और राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। तब चिड़िया ने कहा, यदि कोई उस सिर को हटा दे तो चिड़ा बोला, फिर तो वह बच जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी विपत्ति टलेगी नहीं। रात में जब राजपुत्र सोने जाएगा तो एक विषधर सर्प आएगा जो उसे डस लेगा। चिड़िया ने कहा, यदि कोई छिपकर उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दे
तो वह बच जाएगा। चिड़ा ने कहा, हाँ फिर तो वह बच जाएगा, बच जाएगा। तो राजपुत्र यह सब सारी बातें सुन रहा था और वह सोचने लगा कि फिर चिड़िया ने कहा कि राजकुमार की ये बातें अगर कोई सुन ले और सुन लेगा तो उसे उसके साथ क्या होगा। तब उसने कहा कि राजकुमार कि ये बातें अगर कोई जान जाएगा, राजकुमार ये बातें जान जाएगा, जो भी ये बातें राजकुमार को बताएगा तो वह पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। चिड़िया ने कहा कि जब वह पत्थर की मूर्ति बन जाएगा तो फिर वह जीवित कैसे होगा। तब चिड़े ने कहा कि अगर जो राजकुमार अपनी पहली संतान को काटकर उसके रक्त से मूर्ति पर लगाएगा तो वह फिर जीवित हो उठेगा। चिड़े ने बताया। अब सुबह हो गई थी, सूर्य आसमान में चमकने लगा और मंत्री के बेटे ने सारी बातें सुन ली थी। अब मंत्री के पुत्र ने चिड़ा और चिड़िया की बातचीत तो सुनी थी, पर उन लोगों ने आगे की यात्रा आरंभ की, लेकिन उसने राजकुमार को कुछ नहीं बताया। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें लगा कि राजा उन लोगों के लिए जो हाथी भेजा, हाथी घोड़े पालकी भेजी कि राजा को ये खबर तो मिल गई थी उसका राजकुमार अपनी पुत्र वधू के साथ आ रहा है। तो अब जब हाथी आया तो उसी समय मंत्री के पुत्र ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो राजकुमार, हाथी पर मैं बैठूंगा, आप घोड़े पर बैठिए। आप घोड़े पर चलिए और हाथ पालकी में राजकुमारी को बैठा दिया। राजपुत्र थोड़ा सा जो राजकुमार था वह नाराज हुआ और लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। उसने मन ही मन सोचा कि मंत्री के पुत्र के कारण ही तो मैं अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा हूं। कोई बात नहीं, इसे बैठ जाने दो हाथी पर, मैं घोड़े पर चल दूंगा। अब जैसे ही वे नगर में पहुंचे तो नगर का द्वार बहुत खूबसूरत सजा हुआ था, लेकिन मंत्री के पुत्र ने जल्दी से उतरा और उस नगर के द्वार को तोड़ दिया। इससे राजकुमार का मन बहुत उत्तेजित हुआ, उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहा। अब चुप रहा, जैसे दूसरे द्वार से राजा को उसको लेके गए तो वह द्वार गिर गया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब भोज तैयार हुआ, खाना परोसा जाने लगा, तो राजकुमार की थाली में मछली का सिर परोसा गया। तब मंत्री का जो पुत्र था उसने बहुत फुर्ती से उसकी थाली में से उस जो मछली के सिर को उठा लिया और अपने मुंह में डाल लिया। भोजन के बाद जो राजकुमार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला कि देख रहा हूं मैं इसमें क्या बदलाव आ गया है, बार बार ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उस भोजन करने के बाद मंत्री का पुत्र कहने लगा राजकुमार से कि मैं अपने घर जा रहा हूं, मुझे अब आज्ञा दे दीजिए। मंत्री के पुत्र के व्यवहार से राजकुमार बहुत दुखी था, इसलिए उसने अनुमति देने में देर नहीं की। उसने कहा कि जाओ और अपने घर बैठकर आराम करो। लेकिन मंत्री का पुत्र घर नहीं गया, वह राजकुमार के पलंग के नीचे छुप कर लेट गया, आराम से छुप गया। राजपुत्र और उसकी पत्नी के सोने के बाद आधी रात को उसने देखा कि एक विषधर नाग फन उठाए हुए उसके कमरे में आ रहा है। सांप जैसे ही राजकुमार को डसने के लिए हुआ, तभी मंत्री के पुत्र ने तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसे राजकन्या के पानी के बर्तन में छिपाने लगा, लेकिन बर्तन जो है एकदम से गिर गया और उसकी आवाज सुनकर जो राजकुमारी की पत्नी थी वह उठकर बैठ गई और मंत्री के पुत्र को अपने शयन कक्ष में देखकर वह चिल्ला उठी। अब राजकुमार भी जाग गया, पलंग के पास रखी तलवार को उठाकर जैसे ही मंत्री के पुत्र को मारने उठा तो मंत्री का पुत्र बोल उठा, विश्वास करो मित्र, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मैंने यहाँ सब किया है। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, मैं तो तुम्हारी जान बचाने आया हूं। लेकिन राजकुमार को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह कहने लगा, फालतू बातें मत करो, पातालपुरी को छोड़ने के बाद से ही मैं तुम्हारे आचरण में परिवर्तन देख रहा हूं, तुम्हारा व्यवहार बदल गया है, तुम मुझसे जलने लगे हो। वह राजकुमार उसे तरह तरह से बातें सुनाने लगा। राजकुमार बहुत गुस्सा था, उसे बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन मंत्री का पुत्र अब बहुत शांत था। वह शांति से बोला, देखो मित्र, तुम्हें बचाने के लिए मैंने यह सब किया है, इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था मेरे पास। अब राजकुमार बोला, सच सच क्यों नहीं बोल रहे हो, बोलो, किसने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा है।
तब वह मंत्री का पुत्र बोला, मेरे भाग्य ने मेरा मुंह बंद किया है। अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो मैं पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। यदि तुम मुझे बचाना चाहोगे तो तुम्हें अपनी पहली संतान की बलि चढ़ाकर उसके रक्त से मुझे नहलाना पड़ेगा, तभी मैं जीवित हो पाऊंगा। मंत्री के पुत्र ने कहा कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों मुझे क्रोध आ रहा है बहुत ज्यादा? तुम मन गढ़ंत कहानियां क्यों सुना रहे हो? तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? घुमा फिरा कर बातें करोगे, मैं उसमें फंस जाऊंगा। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। सच सच बताओ, क्या बताना है? तब जो अब बेचारा मंत्री का पुत्र बहुत दुखी हो गया और उसने जब जंगल से जब वो लोग नगर लौट रहे थे और जंगल में जब वो विश्राम के लिए लौटे, जब राजकुमार और उसकी पत्नी सो गए और मंत्री का पुत्र पहरा दे रहा था, तो उसने चिड़ा और चिड़िया की सुनी हुई सारी बातें राजकुमार को बता दी। अब जैसे जैसे वह बताने लगा वैसे वैसे उसके शरीर का एक एक अंग सफेद पत्थर का होने लगा। अंतिम बात बताते ही वह पूरी तरह सफेद मूर्ति में बदल गया। तब राजकुमार को बहुत पछतावा हुआ कि यह मैंने क्या कर दिया। वह अपने मित्र के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो गया कि कुछ भी हो, मैं अपने मित्र को जरूर ठीक कर लूंगा। और उसे अपने मित्र पर गर्व होने लगा कि उसने अपनी दोस्ती निभाई। लेकिन जो मैं था एक इतना नालायक हो गया कि मैंने अपने मित्र पर विश्वास नहीं किया, अपने को धिक्कारने लगा, कोसने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की पत्नी ने एक सुंदर से राजकुमार पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को देखकर वह बहुत ही खुश होते, लेकिन कमरे के एक कोने में रखी मंत्री के पुत्र की मूर्ति को देखकर उसका हृदय हाहाकार कर उठता। अब राजकुमार और उसकी पत्नी अपने पुत्र को देखते तो वे बहुत अपने कालजे के टुकड़े को कैसे काट दें यह सोचते। अब उन्होंने निश्चय किया कि वे मंत्री को पुत्र को जो बचाएंगे उसको ठीक करेंगे और अपने पुत्र का बलिदान देंगे। लेकिन अपने पुत्र को, अपनी संतान को कैसे काट दें, कैसे वे उसे खून कैसे करें, उसकी माँ यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वे अपने कलेजे के टुकड़े को नहीं कटने देगी, वह ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। राजकुमार का जो पुत्र था बड़ा सुंदर, हष्ट पुष्ट और हर देखते ही हंस मुस्कुराता था, जिसे देखकर राजकुमारी की सारी थकान उतर जाती थी। वह हर वक्त उसी में लगी रहती थी। लेकिन वह बोली, मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगी। लेकिन राजकुमार ने उसको समझाया कि देखो, जो कमरे में मूर्ति खड़ी है उसे देखकर मेरा दिल चीखता है, चित्कार मारता है कि मेरे मित्र ने हमारे लिए क्या नहीं किया और आज हम उसके लिए अपने पुत्र की बलि नहीं दे सकते। जब राजकुमारी मान गई और उसे अपने पुत्र को हृदय से लगा ले और उसकी बलि देने के लिए जो राजकुमार ने अपने बेटे के शरीर को काट दिया तलवार से। जैसे ही उसने अपने पुत्र को काटा और उसका खून जो उसने मूर्ति पर लगा दिया, मूर्ति पर खून लगते ही मंत्री का पुत्र ठीक हो गया। वह पत्थर की मूर्ति से इंसान बन गया। लेकिन जब उसने उस बच्चे के कटे हुए शरीर को देखा तो उसका हृदय फट गया। वह उसे कैसे जीवित करे वह सोचने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी माँ को काली माता की सिद्धियां प्राप्त थीं। मंत्री पुत्र राजपुत्र के बेटे को कटे शरीर को लेकर उसके पास गया और माँ काली की कृपा से राजकुमार का बेटा भी जी उठा। पुत्र को जीवित देखकर राजकुमार को माँ काली की जय जयकार करने लगे, माँ काली की पूजा पाठ करने लगे। उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था कि उसका पुत्र ठीक हो गया। अब मंत्री का पुत्र और राजकुमार और राजकुमारी तीनों सुखपूर्वक रहने लगे। राजकुमार अब राजा बन गया था और उसने अपने जो मित्र को, जो उसका सच्चा मित्र था, उसे अपना सेनापति बना दिया था और अब उनके दिन बड़े सुखपूर्वक बीतने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राधे राधे।